नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट, दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने पर जोर। एनपीटी की बैठक फिलहाल बर्खास्त। हेट स्पीच मुद्दे पर चर्चा तेज, कानून में नहीं मिलती हेट स्पीच की परिभाषा। विधि आयोग ने अपराध घोषित करने की दी थी सिफारिश। सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया गया याद, पहली महिला शिक्षिका के तौर पर मिली पहचान। भारतीय नारीवाद की जननी थीं सावित्रीबाई। 15% ग्रीन हाइड्रोजन को पीएनजी में ब्लेंड करने की तैयारी। 2023 से लागू होगा हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन। भविष्य का ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन। और टी एस्टेट बंद होने से बंगाल में बढ़ी बेरोजगारी। मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन ने की नई पहल, मशरूम की खेती से लोगों को मिली नई उम्मीद। तो आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस स्टेटमेंट में कहा है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच युद्ध न होने देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेटमेंट के मुताबिक जब तक दुनिया परमाणु हथियारों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती, तब तक इन हथियारों का इस्तेमाल केवल युद्ध रोकने, आक्रामकता को कम करने और सुरक्षा के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसी महीने न्यूयॉर्क में परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा बैठक होने वाली थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह बैठक इस साल के अंत में होगी। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में हस्ताक्षर शुरू किया गया था, जबकि 1970 से यह संधि प्रभावी है। 5 नाभिकीय हथियार संपन्न देशों समेत 191 देश इस संधि में शामिल हैं। संधि का मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना है। एनपीटी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय शक्ति के प्रयोग का समर्थन करती है। 1995 में इस संधि को अनिश्चित समय तक के लिए लागू रखने का निर्णय किया गया था। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए को जिम्मेदारी दी गई है। आईएईए का गठन 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। आईएईए का मुख्य कार्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। 1 जनवरी को आरसीईपी समझौता लागू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे इंडो पैसिफिक की भू राजनीति से चुनौती मिलेगी। गौरतलब है कि आरसीईपी में आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आसियान में मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। सबसे पहले आरसीईपी का विचार आसियान देशों द्वारा साल 2011 में प्रस्तावित किया गया था। इस पर नवंबर 2020 में वर्चुअल मीटिंग में हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल 2021 में सबसे पहले चीन ने इसे रेटिफाई किया। ऐसा माना जा रहा है कि आरसीईपी को इंडो पैसिफिक की भू राजनीति में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अचरज वाली बात यह है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद यूएसए इस समझौते में शामिल नहीं है। भारत ने भी घरेलू स्तर पर होने वाले विरोधों के चलते खुद को इससे किनारा कर लिया था। इस तरह एशिया पैसिफिक की राजनीति के 2 बड़े प्लेयर्स इस समझौते में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद में भी उलझे हैं। वहीं चीन के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों के बावजूद आरसीईपी के कई देश रणनीतिक संबंधों के लिए यूएसए की ओर ही रुख करते हैं। हाल ही में यूएस द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट में इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस ने हिस्सा लिया था। माना जा रहा है कि आरसीईपी का नेचर प्रो चाइना है। इससे इस क्षेत्र में आर्थिक स्तर पर चीन को बढ़त मिलेगी। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची आपस में साझा की। इन प्रतिष्ठानों पर शत्रुता की किसी भी स्थिति में हमला नहीं किया जा सकता। इस सूची का आदान प्रदान लगभग 3 दशकों से किया जा रहा है। इस सूची का आदान प्रदान अग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज के अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत और 27 जनवरी 1991 को इसे रेटिफाई किया गया था।
1 जनवरी 1992 से लगातार इस सूची को आपस में साझा किया जाता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जेलों में बंद कैदियों की सूची भी साझा की गई। ये सूची कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के अनुच्छेद 1 के तहत साझा की जाती है। इस पर 21 मई 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के मुताबिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों की सूची साझा की जाती है। हालिया साझा सूची के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में भारत के 628 और भारत की जेलों में पाकिस्तान के 355 कैदी बंद हैं। हाल में हरिद्वार में हुए एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए कुछ भाषणों ने हेट स्पीच पर चर्चा तेज कर दी है। इस सम्मेलन में कुछ धार्मिक संगठनों के नेताओं ने एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ संगठित हिंसा करने की बात कही थी। सम्मेलन में धमकी देते हुए कहा गया था कि यदि सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम के खिलाफ खड़ी होगी तो राज्य के खिलाफ 1857 जैसा विद्रोह होगा। इस पूरे मुद्दे में हमें समझना है कि हेट स्पीच क्या है और भारतीय कानूनों में इसके खिलाफ क्या प्रावधान है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच की कानूनी परिभाषा नहीं मिलती। हालांकि कानून में विभिन्न समुदायों और समूहों के खिलाफ हिंसा और अशांति भड़काने वाले भाषण, लेख, कार्य, हस्ताक्षर और प्रतिनिधित्व के खिलाफ सजा का प्रावधान है। इन कृत्यों को हेट स्पीच के दायरे में माना जाता है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और धारा 505 के अधीन सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, आवास, भाषा इत्यादि के आधार पर घृणा और अशांति फैलाने वाले कार्यों के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि ये कार्य किसी पूजा स्थल, धार्मिक पूजा अर्चना से जुड़े सम्मेलनों में किए जाते हैं तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 505 के तहत किसी ऐसे वक्तव्य, प्रकाशन, रिपोर्ट या अफवाह के खिलाफ सजा का प्रावधान है जिससे सशस्त्र बलों के विद्रोह को प्रोत्साहन मिले या लोगों द्वारा राज्य अथवा लोक शांति के खिलाफ अपराध करने का डर बने या किसी समूह अथवा समुदाय को दूसरे समूह या समुदाय के खिलाफ अपराध के लिए उकसाया जाए। ऐसी स्थिति में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि विधि आयोग ने हेट स्पीच को अपराध घोषित करने के लिए अलग से प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की थी। आयोग ने आईपीसी में 153C और 505A 2 नई धाराएं जोड़ने का सुझाव दिया था। इसी तरह का सुझाव MP बेजबरुआ कमेटी और TK विश्वनाथन कमेटी ने भी पेश किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में EWS मामले में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें EWS को परिभाषित करने में 8 लाख रुपए की सालाना पारिवारिक आय को सही माना गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑल इंडिया नीट मामले में EWS के क्राइटेरिया पर सवाल किया था। हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण की सीमा को सही माना है। इससे नीट के जरिए होने वाली काउंसलिंग पर लगी रोक भी हट गई है। केंद्र ने यह हलफनामा एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर दायर किया। समिति ने केंद्र के 8 लाख सालाना आय वाले फैसले को सही बताया। इस मामले में OBC के क्रीमी लेयर वाली सीमा का भी हवाला दिया गया है। OBC में क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख ही रखी गई है। हालांकि EWS के मामले में आय आवेदन के पहले वाले वित्तीय साल की देखी जाती है, जबकि OBC मामले में लगातार 3 सालों की ग्रॉस एनुअल इनकम देखी जाती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑल इंडिया नीट मामले में EWS के क्राइटेरिया पर सवाल किया था। 25 नवंबर से नीट के जरिए होने वाले एडमिशन को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए आरक्षण दिया गया था। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की अगुवाई की। इस दौरान उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए जरूरी और पर्याप्त इनपुट्स देने को कहा है। इसकी वजह है कि बैठक के दौरान राज्यों की तरफ से MAC सूचनाएं साझा करने की दर कम रहने की बात सामने आई है। इसी तरह का जिक्र 2020 में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी किया गया था। MAC एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जिसका गठन कारगिल युद्ध के बाद साल 2001 में हुआ था। नेशनल MAC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो गृह मंत्रालय के एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दायरे में आता है। MAC से वर्तमान में रॉ, अलग अलग सशस्त्र बल और राज्य पुलिस सहित 28 संगठन जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एजेंसीज लगभग हर रोज मीटिंग आयोजित करती हैं, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान मिले इनपुट्स का विश्लेषण किया जाता है।
इसके साथ ही एक साप्ताहिक बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी होती है। एमएससी की तर्ज पर ही सभी राज्यों की राजधानियों में SMAC यानी सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब गृह मंत्रालय IB के साथ मिलकर SMAC की कनेक्टिविटी को जिलों तक बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। IB अब इस योजना के लिए चरणबद्ध तरीके से जिलों का चुनाव कर रहा है। IB का मानना है कि इससे टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, नार्को टेररिज्म, साइबर अटैक आदि को रोकने के लिए जरूरी इनपुट्स के तालमेल को मजबूती मिलेगी। बीते दिनों समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी को हुआ था। महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन को बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर याद किया जाता है। साल 1851 के अंत में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए 3 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने विधवाओं के लिए शेल्टर होम भी खोला। वो विधवा विवाह की वकालत करती रहीं। उन्होंने एक स्कूल में फातिमा शेख को अध्यापिका के तौर पर नियुक्त किया। वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। साल 1852 में ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई फुले को राज्य का बेस्ट टीचर घोषित किया था। वे अंतरजातीय विवाहों की पक्षधर थीं। ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ पर सत्यशोधक शादियां बिना पंडित के बराबरी की शपथ के साथ की जाती थी। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी के तौर पर भी जाना जाता है। सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ 15% ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है। इसका उपयोग घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक खपत में किया जाएगा। ये पहल सरकार के नेशनल हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। भारत के 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार की योजना ग्रीन हाइड्रोजन को RPO यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत लाने की है। RPO का मतलब हुआ कि बड़े खरीदार या डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियों को अपनी कुल ऊर्जा खपत का कुछ हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना होगा। हाइड्रोजन के मामले में इस व्यवस्था को HPO यानी हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। 2023 से HPO की शुरुआत करने की बात की जा रही है। गौरतलब है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 15 अगस्त 2021 को की थी। ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसका कोई भी बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। कुछ साल पहले उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ टी एस्टेट के बंद होने के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन असम स्थित मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन ने इनके लिए नई कवायद की है। इस संगठन के लोग स्थानीय लोगों को मशरूम की खेती के गुर सिखा रहे हैं। मशरूम की फसल को 20 दिन में ही हार्वेस्ट किया जा सकता है और एक व्यक्ति प्रति 100 kg पर 10,000 तक की कमाई कर सकता है। मशरूम की खेती को फंगी कल्चर कहा जाता है। दूसरे पौधों की तरह मशरूम सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ये वृद्धि के लिए अपने आसपास के वातावरण से जरूरी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। मशरूम की खेती 6 चरणों में होती है। इसके लिए सबसे पहले मशरूम कंपोस्ट बनानी पड़ती है, जिसमें आमतौर पर फसलों की पराली, हॉर्स मैन्योर, चिकन मैन्योर, जिप्सम और वेस्ट वाटर आदि का इस्तेमाल होता है। दूसरे चरण में कंपोस्ट को फिनिश किया जाता है, जिसमें पाश्चुरीकरण के जरिए उस खाद में मौजूद कीट आदि को दूर किया जाता है। इसके साथ ही पहले चरण में कंपोस्ट में बनी अमोनिया को भी दूसरे चरण में ही हटाया जाता है। अधिक मात्रा में अमोनिया मशरूम को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरे चरण को स्पॉनिंग कहा जाता है। स्पॉनिंग दूसरी फसलों की सीडलिंग प्रोसेस की तरह ही होती है। इसमें कवक जाल यानी माइसेलियम का कुछ ट्रे में समान रूप से छिड़काव कर दिया जाता है। ये ट्रे एक दूसरे से पर्याप्त ऊंचाई या दूरी पर होनी चाहिए। इन ट्रे को ऊपर से खाद की पतली परत से ढक दिया जाता है। इस दौरान आसपास के वातावरण को नम रखा जाता है। वहीं खाद के ऊपर कागज बिछाकर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। मशरूम की खेती में चौथा और अहम चरण केसिंग का होता है। जब ट्रे में कवक जाल की सफेदी आ जाती है, तब इस पर 1 से 1.5 इंच मोटा एक मिश्रण बिछा दिया जाता है। यह मिश्रण चावल के छिलकों की राख, गोबर की खाद, नारियल के बुरादे आदि से बनता है। कुछ दिनों बाद इनमें पिन हेड्स बनना तैयार हो जाते हैं, जिन्हें एक निश्चित आकार मिलने के बाद हल्के हाथों से तोड़ लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पिनिंग कहा जाता है। इस खेती में आखिरी प्रक्रिया क्रॉपिंग की है, जिसमें मशरूम की धुलाई से लेकर उसका प्रबंधन तक शामिल है। भारत में खास तौर से 3 तरह के मशरूम, बटन, स्ट्रॉ और ओएस्ट्रे की खेती होती है।
मशरूम प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन के अच्छे स्रोत हैं। साल 2022 के आगाज के साथ इसरो ने अपने इस साल के मिशंस की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। अपने नए साल के संदेश में इसरो के चेयरमैन के सिवान ने इस संबंध में जानकारी दी। उनके मुताबिक इस साल का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है गगनयान। इसके अलावा इसरो 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 और EOS-06 भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च करने की तैयारी में है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और एक्सपोसैट भी इस साल की लॉन्चिंग लिस्ट में शामिल हैं। इससे इतर नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन निसार साल 2023 में लॉन्च होगा। इसके अलावा शुक्र के लिए 2 मिशन दिशा और तृष्णा भी लॉन्च करने की योजना है। आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजा जाएगा। लैग्रेंजियन बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल सैटेलाइट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। इस बिंदु पर सैटेलाइट को भेजे जाने का फायदा यह रहता है कि यहां पर ग्रहण आदि का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए L1 बिंदु शोध के लिहाज से बेहतर स्थान है। वहीं एक्सपोसैट खगोलीय घटनाओं के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने से संबंधित है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर कुछ आंकड़े जारी किए हैं। दिसंबर में बेरोजगारी की दर पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा रही। दिसंबर में बेरोजगारी की दर 7.9% रही, जो कि अगस्त महीने के 8.3% के बाद सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि CMIE एक लीडिंग बिजनेस कंपनी है। इसे साल 1976 में एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में गठित किया गया था। आपको बता दें कि बेरोजगारी की स्थिति से मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी की उच्च दर किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्तर पर संकट, वहीं निम्न दर अर्थव्यवस्था की आर्थिक मजबूती को दिखाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार मानते हैं जो आधे दिन में 1 घंटे के लिए भी रोजगार नहीं पा सकता। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के लिए 3 स्रोत हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट, NSO की PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। PLFS में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को समझने के लिए इन शब्दों को जानना जरूरी है। LFPR यानी श्रम बल भागीदारी को जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां पर श्रम बल से मतलब काम कर रहे या काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध लोगों से है। WPR यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात से मतलब जनसंख्या में रोजगार में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत से है। UR यानी बेरोजगारी दर से मतलब श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत से है। हाल ही में RBI ने कम कीमत के डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन मोड में करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। ये पेमेंट्स कार्ड्स, वॉलेट्स और मोबाइल का प्रयोग करके किए जा सकेंगे। ये पेमेंट्स केवल फेस टू फेस मोड में किए जा सकेंगे। ऐसे पेमेंट्स में 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और ओवरऑल 2000 रुपए की सीमा लागू रहेगी। ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस का प्रावधान ग्राहक की मर्जी से ही लागू किया जा सकेगा। इन ट्रांजैक्शन में एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के बाद सुरक्षा के लिहाज से ग्राहक को एक अलर्ट मैसेज भी भेजा जाएगा। RBI के मुताबिक ऑफलाइन पेमेंट से मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन से है जिसमें इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत ना हो। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाने से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पेमेंट्स करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता सीमित है। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। भारत में परमाणु अप्रसार संधि को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी किस निकाय के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शंस हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या भारत में किसी निकाय के पास यह जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी RPO टर्म से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है इस व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वे कुल ऊर्जा खरीद का एक निश्चित हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से खरीदें। दूसरा ऑप्शन, यह व्यवस्था ऊर्जा संयंत्रों के लिए 30% नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य बनाती है। ऑप्शन 3,
आरपीओ के तहत राज्यों को पवनचक्की चलित ऊर्जा संयंत्रों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और अंतिम ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मशरूम की खेती में केसिंग प्रक्रिया का क्या महत्व है? स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इससे मशरूम के कवक जाल में आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो पाते हैं। दूसरा, यह मशरूम की ट्रे में आवश्यक नमी बनाए रखने में सहायक है। तीसरा, केसिंग प्रक्रिया के कारण ही पिनिंग की प्रक्रिया सरल हो पाती है। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही कथनों को चुनिए। अब ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। मल्टी एजेंसी सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। दूसरा कथन, यह केंद्र गृह मंत्रालय के गुप्तचर ब्यूरो के नियंत्रण में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, हेट स्पीच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में हेट स्पीच को भली भांति परिभाषित किया गया है। दूसरा, किसी भी कानून में इसके संबंध में दंडात्मक प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी, अंग्रेजी और पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। नागालैंड में हिंसा के बाद यहां से अफ्स्पा कानून हटाने की मांग ने तेजी पकड़ी थी, लेकिन इन सभी के उलट गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी कर पूरे नागालैंड को अगले 6 और महीनों के लिए अशांत और खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी यहां अफ्स्पा का विस्तार किया गया है। बता दें कि 1958 का यह कानून पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है, जो संबंधित राज्यपाल और केंद्र सरकार की स्थिति के हिसाब से राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति देता है, जिससे सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन ने इसी कोर्ट के एक आदेश पर अपनी राय सामने रखी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मसाज और थेरेपी सेंटर्स में CCTV कैमरास को लगाना अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश को स्वामीनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के KS मुत्तास्वामी फैसले के खिलाफ बताया है। आपको याद दिला दें कि इसी मामले में शीर्ष अदालत ने यह तय किया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। गुजरात हाई कोर्ट में एक पत्रकार को सिर्फ अंग्रेजी में बोलने का आदेश दिया गया। कोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी ही हाई कोर्ट में कामकाज की भाषा है। बता दें कि अनुच्छेद 348 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कानूनों और विधेयकों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा। हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्यों को कोर्ट में कार्यवाही के लिए हिंदी या दूसरी किसी भाषा की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोर्ट के आदेश और डिक्री के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट में यह भी नियम है कि अगर कोई पक्षकार अगर वकील की मदद नहीं लेता है, तब भी उसे इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना होगा। ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में बदलाव को मंजूरी दी है। संशोधन के मुताबिक अब मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारी मंदिर की जमीन को बेच और पट्टे पर दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। पूरी स्थित यह मंदिर पूर्वी तट से सटा हुआ है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। पूरा मंदिर परिसर 2 दीवारों से बंद है। भीतरी दीवार को कुरुमा भेदा और बाहरी दीवार को मेघनाद पचीरा कहा जाता है। मंदिर के शीर्ष पर एक नील चक्र रखा हुआ है जो अष्ट धातु से बना है। ब्राजील के कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल ब्राजील के सिराडो में फॉरेस्टेशन का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। यह 2015 के बाद से अपने चरम पर है। सिराडो ब्राजील के दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व में फैला सवाना क्षेत्र है। सिराडो के पश्चिम में ही दुनिया के सबसे घने वन अमेजन के जंगल हैं, जबकि इसके पूर्व में
काष्टिंगा क्षेत्र है जहां झाड़ियों का विस्तार है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने हाल ही में कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइंस उपभोक्ताओं को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े खतरों से सतर्क करने में मददगार होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई मशीनों, इंसानों और दूसरी चीजों को डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत एक प्रौद्योगिकी संस्थान है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश के कोयला उत्पादन में उछाल देखने में आई है। कोयला उत्पादन में 6.7% की वृद्धि इन आंकड़ों में बताई गई है। यह वृद्धि दिसंबर 2019 के हिसाब से दर्ज हुई है। कोयला उत्पादन अब 74.78 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले साल के दरमियान आरपीएफ ने मिशन जीवन रक्षा के तहत 600 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। पिछले 4 सालों में इसी मिशन के तहत 1600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इसी तरह महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से मेरी सहेली पहल की शुरुआत भी हुई। इसके तहत बड़े स्टेशन पर अभी तक 244 मेरी सहेली टीम गठित हो चुकी हैं। चोरी हुए सामान की वापसी के लिए भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑपरेशन अमानत चला रही है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।